नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। वर्तमान समय में ये भारत से बाहर विदेश में निवास कर रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय बता देता हूं, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण करिए। जन्म की जो तारीख है वो 29 अगस्त है 1988 और जन्म का समय है दोपहर 12:20। जन्म स्थान जयपुर है, राजस्थान। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, भाद्रपद मास में, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में। ब्राह्मण वर्ण, मनुष्य गण, मीन राशि, ये जल तत्व की राशि है। देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। कुंडली पर आइए इनके। वृश्चिक लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र में लग्न है, 4 अंश 7 कला पर लग्न और लग्नपति बनते हैं मंगल। जल तत्वीय लग्न, लग्नपति का जाकर के जन्म कुंडली के पंचम में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ। पंचम में भी कैसे, तो भाग्येश के साथ युति बना करके। तो लग्नेश का संबंध भाग्येश के साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव में। लग्नेश जहां भी बैठे, समझ लीजिए जातक के जीवन काल में विकास का मार्ग होता है वो भाव, यानी उससे संबंधित कार्य। अर्थात इनकी कुंडली में पंचम में बैठे हैं, पंचम ज्ञान का भाव है, पंचम प्रेम का भाव है। ऐसा जातक जहां भी जाए प्रेम ही प्रसारित करे। प्रेम का जितना प्रसार करेगा, यानी प्रेम का प्रसार करने का मतलब सबसे घुलना मिलना जुड़ना, ऐसे काम भी करे, ऐसा व्यवहार भी करे, तो वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। और ज्ञान अर्थात शिक्षा ही आपके इनके जीवन काल का, या ऐसी जिनकी भी जन्म कुंडली की स्थिति है, शिक्षा ज्ञान ही आपके जीवन का बेस बनेगा। अब देखा जाए तो जल तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि, आधी मुश्किलें तो इसी से आसान हो जाती हैं। तो लग्नेश का पंचम में, पंचमेश का सप्तम में, सप्तमेश का अष्टम में, अष्टमेश का लाभ में और लाभेश स्वयं बुध ही बनते हैं। बुध यहां चंद्रमा मंगल से दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्यपति बने चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली के पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में मंगल का जाकर के बैठना। अब गौर करिए, इनकी कुंडली में शनिदेव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, गुरु के साथ तात्कालिक शत्रुता बनाकर के द्वितीय भाव में। अभी मैंने क्या कहा, प्रेम का प्रसार करना। जबकि इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में शनिदेव दिखाई पड़ रहे हैं, जो शत्रु राशि में जाकर के बैठे हैं, तो ये प्रेम के प्रसार में वाणी कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा करेगी। राहु और केतु के संबंध की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले सूर्य पर नजर डालिए। सूर्य इनकी कुंडली में सिंह राशि में 12 अंश 26 कला के साथ स्वगृही होकर के मघा नक्षत्र में बैठे हैं। मैंने एक सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली के केंद्र में, यहां तो दिग्बली है, दशम में बैठे हैं, बहुत बढ़िया है सूर्य। अगर स्वगृही अथवा उच्च राशि के हों तो सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह हैं, जन्म कुंडली के सभी दोषों का ये समन कर देते हैं। और केतु के साथ बैठे हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये सूर्य 5 गुना अधिक बलि हो जाएंगे। लेकिन अभी कल के ही राशिफल में मैंने एक केतु की चर्चा की थी। यहां सिंह राशि में केतु बैठे हैं और मैंने बताया था कि इस केतु के बारे में ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं उनका बहुत अच्छा मत नहीं है। और यह भी तर्क साथ साथ जोड़ दिया था, क्योंकि सामने राहु होगा तो वो कहीं ना कहीं गृह सुख को कमजोर कर देगा, गृह कलह का वो प्रबल कारण बना देगा। अब चतुर्थ भावगत राहु में अगर देखें तो बैठे हुए हैं शनि की राशि में और शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं। अब एक पहला सूत्र कहता है कि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोबा, तो तस्य भावस्य वृद्धि ही। तो इस भाव की वृद्धि तो होगी, अर्थात इस भाव से संबंधित चीजें जो है, भौतिक चीजें वो मिलेंगी, लेकिन शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि के कारण अपनों का साथ छूटेगा। तो ये स्वदेश का भाव है, स्वदेश इनका छूट गया है। मैं इनके प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं और इनका पहला प्रश्न है, 2014 में विवाह हुआ था।
जो आपसी मतभेद के कारण समाप्त हो गया। काफी परेशानियां आई, क्या मुझे दूसरा विवाह करना चाहिए, अगर होगा तो कब तक होगा, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, गुरु सप्तम भाव नाश कर रहे हैं तो क्या हमेशा विवाह खराब होगा। पॉइंट नोट करिए, इन्होंने कहा सप्तम में बैठे गुरु भाव नाश कर रहे हैं। क्या लगता है? जवाब है नहीं, देव गुरु बृहस्पति यहां भाव नाश नहीं कर रहे हैं। क्यों? सबने कहा है, आप भी जानते हैं कि सप्तम में बैठे देव गुरु बृहस्पति भाव अकेले बैठे हैं तो भाव नाश करेंगे ही करेंगे। आशा करता हूं जो मेरे पुराने दर्शक हैं वो इस बात को जानते हैं और इनकी कुंडली में गुरु ने भाव नाश नहीं किया है। ये गुरु का दोष नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने गुरु को दोष दिया, गुरु का ये दोष नहीं है। फिर किसका दोष है? पहले ये जान लीजिए कि गुरु ने भाव नाश क्यों नहीं किया। पहले आप नजर डालिए कि इस गुरु पर क्या किसी पापग्रह की दृष्टि आपको कहीं से भी दिखाई पड़ रही है। आप नजर डालें तो आप पाएंगे कि ये गुरु किसी भी पापग्रह से दृष्ट नहीं है। जिसकी राशि में बैठे हैं उसके साथ भी तात्कालिक मित्रता बनाए हुए हैं। ये अगर स्त्री की कुंडली होती तो गुरु पर पापग्रह की दृष्टि न भी होता, हालांकि बिना पापग्रह की दृष्टि से भावनाश अकेले नहीं कहा जाएगा, परंतु यहां पर अगर स्त्री की कुंडली होती, गुरु पत्नी के कारक नहीं हैं, गुरु पति के कारक हैं, तो कारको भावनाश से कारक ग्रह भावनाश करेगा। ये स्त्री की कुंडली होती तो भावनाश की बात गुरु पर लागू होता। गुरु ने यहां कोई भावनाश नहीं किया है। पहला पॉइंट। दाम्पत्य क्यों टूटा इनका? प्रिय दर्शकों, इसके दो तथ्य और दो जवाब हैं। इसके लिए पहले तो मुझे नवमांश आपको दिखाना पड़ेगा। आप लोग अपने अपने नवमांश को देखिए, आपको इनके इस सवाल का जवाब मिलेगा। वहां आप पाएंगे सप्तमेश नीच राशि में जाकर के बैठा हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा, मेरे उस वीडियो को याद करिए जब मैंने कहा था कि किसी शुभ कार्य का प्रारंभ अगर बुरे समय में किया जाए तो उसका अंत बुरा ही होगा। ये लाइन आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ही इस सूत्र को मैंने बताया था। इनका जब विवाह हुआ उस समय इनको बुध की दशा चल रही थी। तो क्या हुआ? बुध बुरा थोड़ी है, बिल्कुल बुध मारक है। ऊपर से वो अत्यंत बली भी है। डिग्री वाइज देखा जाए तो वो 4 अंश पर ही है, तो 4 अंश पर होने के कारण मृत अवस्था में, परंतु अगर बाकी की स्थितियों को देखें तो ये बहुत प्रबल कारण बना हुआ है। इनकी जो शादी हुई थी 2014 में, ये बता रहे हैं 2017 तक इनको बुध की दशा थी। तो मार्केस की दशा और उसमें विवाह हुआ था। तो जब बुरे समय में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ कराया जाए या किया जाए तो उसका अंत बहुत अच्छा नहीं हो सकता। एक और पॉइंट, इनकी कुंडली में जो अपनों के साथ इनका सुख वाला समय जीवन है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इस भाव पर अगर आप लोग नजर डालें तो कहीं से भी आपको किसी शुभ ग्रह की दृष्टि दिखाई नहीं पड़ेगी। एक दूसरा, एक और पॉइंट है इनकी कुंडली में जिसको आप लोग नजर डालिए। इन्होंने कहा आपसी कलह और विवाद के कारण। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था द्वितीय भाव में शनिदेव का होना, वो जाकर के 2 अंश 13 कला पर बैठे हैं, शुक्र की दृष्टि से वो दृष्ट हैं और साथ ही साथ केतु से उनका संबंध बन रहा है। द्वितीय भावगत शनि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण उत्पन्न किए हुए हैं। तीसरा पॉइंट, दाम्पत्य टूटने में गुरु भी सहयोगी हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे ये कह रहे हैं। फिर कैसे गुरु सहयोगी हैं? असल में जन्म कुंडली का दूसरा जो भाव होता है वो मारक भाव होता है। तो सवाल खड़ा होता है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में देवगुरु तो मित्र होते हैं, तो वो मारक कैसे बन सकते हैं? यहां पर मारक ये तो नहीं होंगे, बल्कि मारक तो शनिदेव को होना चाहिए। हां बिल्कुल, इसे 2 तरह से समझिए। पहला पॉइंट कि देव गुरु बृहस्पति द्वितीय पति बनकर के जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। एक, और ये जिसकी राशि में बैठे हैं उससे ज्यादा, हमेशा मैंने क्या बताया कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह प्रभावित होता है उस ग्रह से राहु और केतु पर अकेले ये सूत्र लागू नहीं होता। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, फलतः वो जिसकी राशि में बैठते हैं उसके समान पूरा का पूरा स्वरूप बना लेते हैं। लेकिन बाकी के ग्रहों पर भी ये सूत्र लागू होता है। जब वो किसी की राशि में बैठते हैं अथवा उनकी राशि में जो भी ग्रह बैठता है उसका प्रभाव राशिपति पर पड़ता है। फलतः यहां पर देव गुरु बृहस्पति पूरी तरह से अकारक स्थिति उत्पन्न किए और इन्होंने दाम्पत्य को खराब करने में सहयोग दिया। खराब नहीं किया, सहयोग किया। जस्ट वैसे ही कि सर्दी की स्थिति थी, ऊपर से आइसक्रीम खा लिया गया, बस। तो समय ही बुरा था और उस बुरे समय में विवाह हुआ। परिस्थितियां इस कुंडली में कुछ अच्छी नहीं दिख रही हैं। अब अगर कहीं, हालांकि इन्होंने इसमें कुछ लिखा नहीं और मुझे जानकारी भी नहीं है, अगर कहीं कुंडली बाकायदा मैच नहीं हुई थी तो वो भी कारण बनेगा। क्या समझे? इससे क्या पॉइंट सिद्ध हुआ? किसी भी घटना के घटित होने में
कभी भी कोई एक कारण नहीं होता, कई एक कारणों को जोड़ करके एक घटना घटित होती है। आगे चलते हैं। शुक्र अष्टम भाव में वर्गोत्तमी है, बिल्कुल है। और आगे इन्होंने लिखा है कि शनि राहु मंगल से दृष्ट भी हैं, चलित में नवम का फल दे रहे हैं। इनकी आने वाली महादशा कैसी रहेगी, क्या कोई स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, या 12वें भाव के स्वामी वर्गोत्तम हुए हैं तो सभी कामनाएं पूर्ण करेंगे, आजीवन स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अच्छा प्रश्न। अष्टम के शुक्र हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इस जातक को मधुमेह की प्रबल शिकायत होने वाली है। एक। दूसरा, शनिदेव जिस राशि में जाकर के बैठे हों, तो शनिदेव धनु राशि में बैठे हैं, ये रोग के कारक हैं और इस कुंडली में लगने से ही रोगेश होते हैं। तो मंगल की गणना तो नहीं होगी, परंतु मंगल पंचम में बैठे हैं, फलतः इनको अपने पेट का भी ख्याल तो रखना ही होगा। एक। दूसरा, शनिदेव जाकर के धनुराशि में बैठे हुए हैं जो कि रोग के कारक हैं, फलतः जोड़, यानी धनुराशि कहां पर आती है कालपुरुष की कुंडली में, तो धनुराशि को देखेंगे तो वृश्चिक गुप्तांग है और उसके नीचे के हिस्से को धनुराशि कहते हैं। तो इनसे संबंधित क्षेत्रों में दर्द, क्योंकि शनि बैठे हैं तो जोड़ों से नसों से संबंधित परेशानियां वहां उत्पन्न करेंगे, तो इससे संबंधित कष्ट या परेशानी उत्पन्न होने वाली है। रही बात इनकी कुंडली में, जैसा इन्होंने पूछा है कि शुक्र अष्टम भाव में वर्गोत्तमी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि शुक्र वर्गोत्तमी है। और शुक्र को अष्टम में, अगर यही शुक्र यहां पर बैठे होते षष्ठ में, तो सवाल खड़ा होता है कि शुक्र अगर वर्गोत्तमी हैं और षष्ठ में न होकर के चूंकि द्वादशेष हैं, तो क्या ये विपरीत राजयोग नहीं है? जवाब है हाँ, विपरीत राजयोग तो है ही। और ज्योतिष शास्त्र का एक और तर्क है कि शुक्र, शनि, ये दोनों ग्रह अस्त या मृत अवस्था में भी बिल्कुल प्रभाव विहीन नहीं हो जाते, ये अपना प्रभाव देते हैं। तो वर्ग देखा जाए तो विपरीत राजयोग है। शुक्र की दशा को आप ऐसे लीजिए कि संघर्ष और परेशानी। विपरीत राजयोग का मतलब, हमेशा ये बात मेरे कार्यक्रमों में आप सुनते रहें और ये भूलना नहीं होगा कि विपरीत का अर्थ कभी ये नहीं होता है कि सब आसानी से, अर्थ विपरीत का अर्थ ही उल्टा होता है। परिस्थितियों को सामान्य से अलग ले जाकर के और तब जाकर के वो आपको रिजल्ट देता है। लग्नेश के पास चूंकि बल है 17 अंश का, सो यहाँ विपरीत राजयोग बना हुआ है। और मैं समझता हूं कि शुक्र की दशा में कुछ स्वास्थ्य से संबंधित, चूंकि ये नवम का फल, भाग्य का फल दे रहे हैं, सो आप धार्मिक कृत्य करते रहें, अच्छे कार्य करते रहें, लोगों की मदद करते रहें और स्त्री वर्ग का सम्मान करते रहें, तो मुझे लगता है कि शुक्र की दशा से आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में इनको अभी केतु की दशा चल रही है। और स्वास्थ्य की बात अगर करूं तो मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य में मधुमेह इत्यादि की शिकायत, पेट का ख्याल आपको रखना है। दूसरे पॉइंट पे आपने मुझसे जो पूछा है कि जीवन भर आजीवन स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य बस इतना ही है, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं। द्वितीय भाव में शनिदेव बैठे हैं, खान पान में जितना फीकापन रखेंगे, यानी जितना तैलीय, मसालेदार और स्वादिष्ट भोजन लेंगे, रोगी उतना ज्यादा होंगे। और जितना फीका भोजन करेंगे, शनिदेव उदासीनता है, तो भोजन के प्रति उदासीनता जीवन काल में ले आइए, आपका जीवन वैसे ही सुखद हो जाएगा। तो बाकी वैसे कोई बीमारियां नहीं। आपने पूछा है कि क्या सभी कामनाएं, जी देखिए कामनाएं तो किसी की पूर्ण नहीं होती, वो एक फकीर से लेकर के महाराज तक किसी की कामनाएं बस लगे रहिए। ये अलग बात है कि शुक्र अगर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और अगर आप प्रयत्न करें तो भौतिक सुख कम से कम वो प्रदान कर देंगे। अब आगे चलते हैं और अगला इनका जो प्रश्न है, मेरा करियर कैसा रहेगा? अभी मैं लंदन में IT सेल्स से संबंधित काम में हूं, क्या आने वाले समय में मेरे लिए अच्छा रहेगा? लोगों से मिलना, बात करना और बिजनेस लाना मेरा काम है। सूर्य स्वगृही दशम में और बुध स्वगृही लाभ में क्या उच्च पद देंगे या क्या परमानेंट विदेश में रह सकता हूं? बाकी सारी बातें तो मैं बता दिया हूं। इन्होंने कहा कि बात करना, तो काम ही इनका वही है। वाणी पर ही मैंने कहा था कि प्रेम प्रसारित करिए, बातचीत करिए, बातचीत से ही आपकी समस्या का समाधान होगा। तो इस सवाल का जवाब तो ऑलरेडी दे चुका हूं। इन्होंने पूछा है परमानेंट विदेश, स्वदेश पति का जाकर के धन में, विदेश पति का जाकर के अष्टम में, परमानेंट विदेशपति का लाभ में। पूछना नहीं है कि आपको 100% विदेश में रहने का मौका यहां शुक्र उपस्थित करा देंगे। और विशेष करके शुक्र की दशा जो आ भी रही है, मुझे लगता है 2024 तक इनको केतु है, केतु के बाद शुक्र आ जाएंगे। बड़ी आसानी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको विदेश में रहने का मौका ये सुलभ कराएंगे। आप विदेश में रहिए और वहां परमानेंट आप रह सकते हैं। आगे बाकी आपने पूछा है कि सूर्य स्वगृही दशम में, बिल्कुल केतु के साथ होने के चलते इनका बल 5 गुना अधिक बली हो जा रहा है। राहु से दृष्ट होने से भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ी बहुत परेशानियां भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं समझता हूं कि 100% आप उच्च पद हासिल करने के लिए बनाए गए हैं और आप पाएंगे। याद रखिएगा, आपका लग्न कहता क्या है? वृश्चिक लग्न, जल तत्वीय लग्न। नदियों को रास्ता नहीं देना पड़ता, वो स्वयं ही रास्ता। ये जो तत्व है, ये भी बड़ी कमाल की बात है। पहले तो राशि का प्रतीक चिन्ह, उसके बाद ये तत्व। सारी बातें, सारी कहानियां तो यहीं से पता चल जाती है। वृश्चिक बिच्छू अपने काम के प्रति बड़ा सजग है। ये अगर इसका काम डंक मारना है तो वो छोड़ेगा नहीं। अब यहाँ डंक मारने का अर्थ हमेशा सब किसी के साथ, इंसानी जीवन में वैसा नहीं है। अपने काम के प्रति, वो कहानी आपने सुना होगा बिच्छू और साधु वाला, कि जब ये अपना काम करना बंद नहीं करता तो मैं, तो उसका काम है, वो ये नहीं देखता, वो परिस्थितियों को नहीं छोड़ता, हमेशा काम करता है अपना। तो अपना काम करते रहिए,
आपके काम से ही आपका नाम है, और मैंने कहा था ज्ञान से ही आपका सब कुछ है। आप वही काम कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी? धनेश जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम में और सप्तमेश अष्टम में बैठकर आकस्मिक धन लाभ, बुध लाभ भाव में बैठ करके लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। सुलाभ को लेकर के चिंतित होने की वैसे भी आवश्यकता नहीं, धन की स्थिति ठीक है। क्या धन संचित होगा? तृतीय व्ययपति जाकर के अष्टम में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता है कि धन संचित होने के लिए ना का कोई प्रश्न मेरे पास है, 100% होगा। आप संभव है कि कुछ अपने सुखों पर बेफिजूल खर्च भी करें, परंतु धन संचित होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। और शनि धन भाव में और नौमांश में नीच के बकरी है, तो क्या बहुत धन देंगे? इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि शनि नौमांश में भी आपके वक्र अवस्था में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जन्मांक में द्वितीय भाव में बैठे हैं तो धन की स्थिति ठीक होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। धन के मामले में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ के राहु पर है, क्या कभी खुद का घर बना पाऊंगा? कब तक योग है? क्या शनि की दृष्टि से सुखों में से भी दूर कर देंगे? जी बिल्कुल, इस सवाल का जवाब दे चुका हूं और पुनः बता देता हूं। घर तो आप मेरे कार्यक्रम अगर सुनते हैं तो सुनते ही आए हैं कि शनिदेव घर तो जरूर दे देते हैं, पर घर नहीं देते। ईंट पत्थर से बने घर ये दे देते हैं, परंतु कभी भी वो घर नहीं देते हैं जिसमें न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, अर्थात ईंट पत्थर वाला घर मिलेगा। वो दाम्पत्य सुख वाला, गृहिणी वाला घर, वो थोड़ा सा दिक्कत है इस कुंडली में। अगर मिलता भी है तो उसमें दिक्कत परेशानी बनी रहेगी। सबसे अच्छे से बात करता हूं, पर अपने करीबी हैं उनसे आशा होती है तो काफ़ी गुस्सा कर लेता हूं और ढंग से बात नहीं करता, जिससे भी खराब रहते हैं। अभी भी काफ़ी अकेला महसूस करता हूं। क्या ऐसा जीवन भर रहेगा? सर, इस सवाल का जवाब तो भी मैं लगता है दे चुका हूं कि आपकी वाणी, इसी पर आपको काम करना होगा, क्योंकि द्वितीय पति आपकी जन्म कुंडली में गुरु हैं और अभी मैंने बताया था प्रारंभ में ही कि प्रेम ही प्रसारित करना है, प्यार ही आपके जीवन काल में, और ये प्रयास करिए वाणी में मधुरता लाना। देखिए, जन शनिदेव अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। अलग बात है कि शुक्र थोड़े वीक हैं, पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि आपको तो खुद से प्रयत्न करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात क्या है आपकी कुंडली में, आप मनुष्य गण के। देखिए, मैंने राक्षस, देव और मनुष्य पर काफी बृहद चर्चाएं कई बार की है। मनुष्य वो है जो परिस्थितियों के अधीन हो जाता है, ये भी अपने आप में बेहतर है। देखिए, एक जैसे सब हो जाएं तो कैसे चलेगा? राक्षस वो है जो हमेशा परिस्थितियों को अपने अधीन करने में लगा रहता है। देव वो है जो जब जैसा तब तैसा करता है, और मनुष्य वो है जो हमेशा परिस्थितियों के अधीन होता है। मुझे लगता है कि इस सृष्टि में बैलेंस किया हुआ है। आप बस परिस्थितियों के अधीन होकर के चलते रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं। रही बात लोगों से गुस्सा होना, एक बात सदैव याद रखिएगा, आपदा मापतंती नाम हितोप्यायाति हेतुताम मातृजंघा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने। अर्थात आपदाओं के आने में कोई बाहर से नहीं आता, आपकी समस्याओं के आने में आपके अपने हितैषी ही माध्यम बन जाते हैं। उन विचारों का तो इसमें दोष ही नहीं है। क्या बढ़िया उदाहरण शास्त्रकार नीतिकार ने दिया कि ग्वाला जब गाय को दूहता है तो बछड़े का मुंह लगाने के बाद जब उसको दूहने लगता है गाय को, तो बछड़े को कहाँ बांधे? माँ से दूर कर देगा तो भी माँ दूध ठीक से नहीं देगी, तो वो क्या करता है कि माँ के अगले पैर में ही बछड़े को बांध देता है। तो मातृजंघा ही वत्सस्य, एक नवजात शिशु के लिए दूध के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है, उसके लिए परम प्रिय माँ का दूध है। माँ के दूध और बछड़े को पीने में बाधक कौन बना? माँ का पैर। माँ का पैर ही बाधक बन गया। तो बस यही है सृष्टि और यही है प्रकृति का विधान कि आपके अपने ही कई बार, और जब इंसान परेशान होता है तो अपनों से ही थोड़ी कड़वी वाणी में बात करता है, लेकिन अपने कई बार जरूरी नहीं कि समझ जाएं हर तरह की परिस्थिति को। सो प्रयत्न यही करिए कि वाणी में जितना हो सके आपके भीतर कौन सा अंतर्द्वंद चल रहा है, भीतर किस तरह की परेशानी है, ये आप किसी को बता के भी क्या कर सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो वैसे तो आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को मैं बहुत खराब भी नहीं कहूँगा, चंद्रमा ठीक है और सूर्य की स्थिति भी केतु से राहु की दृष्टि से दृष्ट होने से कोई दिक्कत नहीं है। माँ के घर पर शनि की दृष्टि है तो उनके खुद के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी रहती होगी। फिर भी प्रयास करिए, माता पिता भाई बहन जो आपके अपने हैं सबसे थोड़ा प्रेम से ही बात करिए, यही आपके लिए ठीक रहेगा। और रही बात जीवन भर अकेलेपन की, क्यों अकेले रहेंगे? आपने आगे पूछा है कि अभी मानसिक रूप से स्ट्रेस में हूं, क्या जीवन भर ऐसा ही रहेगा? केतु देव ने करियर में तो बहुत अच्छी तरक्की दी, पर पर्सनल लाइफ खत्म कर दी। क्या वापस कभी अच्छी जिंदगी शुक्र शुरू होगी? 100% बता चुका हूं, शुक्र आ रहे हैं, घबराइए मत। हाँ, मीन राशि होने के कारण अभी आपको 7.5 लगने वाली, तो मानसिक अशांति तो खैर आप लिखवा लिए हैं अभी। और चतुर्थ भाव जिस सुख की तलाश में इंसान है वो कहीं ना कहीं यहाँ परेशानी में है, तो मानसिक अशांति तो आपको देखना है थोड़ा बहुत, उससे भागिए मत। मीन एक ऐसी राशि है जो स्ट्रेस थोड़ी ज़्यादा लेती है, तो आपका लग्न भी ऐसा है कि थोड़ा स्ट्रेस टेंशन थोड़ा ज़्यादा ही लेने वाले हैं आप। बाकी रही बात, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। केतु का काम है उतार चढ़ाव, मानसिक अशांति और परेशानी देना, केतु ने वही किया है।
एक प्रश्न इनका छूटा था कि अगर विवाह, दूसरा विवाह होगा तो कब तक, ये मैंने छोड़ दिया था प्रश्न। इस पॉइंट को मैं जरूर क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, इस कुंडली में सप्तम पति जाकर के अष्टम में बैठे हैं, सप्तम में देव गुरु हैं, और ये गुरु 11 अंश 18 कला के साथ रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए। मुझे तो लगता है कि 100% आपका विवाह हो जाएगा, बल्कि विवाह का योग चल रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सुखद विवाह की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वैवाहिक जीवन में कलह मतभेद की स्थिति रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव पीड़ित है आपका, पर विवाह है और हो जाएगा। अब दो बातें हैं, एक योग तो अभी भी चल रहा है, दूसरा 2024 में आएगा, और 2024 में ही आपकी कुंडली में शुक्र की दशा आएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हैं तो अकारक केतु भी और हैं अकारक शुक्र भी, परंतु शुक्र सप्तमेश है, सप्तमेश की दशा में विवाह करना कुछ ज्यादा ठीक होगा। तो आप थोड़ा सा रुकिए, 2024 में पुनर्विवाह की ओर जाइएगा। अभी आपकी उम्र ठीक है, दूसरे विवाह के लिए आप परिपक्व हो ही रहे हैं। अब की बार जब विवाह होगा तो बहुत कुछ आप सीख करके आएंगे। संभव है कि, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, दाम्पत्य जीवन में मतभेद न हो तो फिर ये कुंडली बनाई क्यों गई है, इसको जरा ध्यान से समझिए। सप्तम भाव सदैव विपरीत ही होता है, विपरीत राशि से ही सप्तम का निर्माण होता है, अर्थात ऐसे दो लोगों को जोड़ना जिनका आपस में मत एक न हो, मतभेद हो। अब फिर कुंडली मिलाई जाती है कि इनमें कितनी चीजें सिमिलर है, कितनी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, फिर उसको जोड़ा जाता है। क्या अद्भुत संगम बनाया गया है। सनातन धर्म और भारतीय परंपरा में विवाह की स्थिति को देखें तो इतना अद्भुत और कमाल है, बाकी कहीं नहीं है ऐसा। दो ऐसे लोगों को प्रकृति जोड़ती है तो सरल बात हो गई, फिर इसके बाद कुंडली से हम ऐसे दो लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं जिनमें बहुत कुछ चीजें सिमिलर हो, और इसके बाद कहते हैं कि अब मतभेद करो, क्योंकि मतभेद जब होगा, मत का भेद होगा, तो वहां कुछ ना कुछ तो अवश्य उत्पन्न होगा। जब दिन है तो हां और रात है तो हां, गाय है तो हाँ और भैंस है तो हाँ में हाँ हो जाए, तो वहां पर उत्पन्न होने में भी दिक्कत होती है। ठीक है कि एक समय था कबीर की बात कि पत्नी को कहा कि दिन में लालटेन जला के लाओ, और पत्नी ने पूछा नहीं, वो एक अलग मिसाल है। फिर वो ये नहीं पूछना कि स्वर्ग का फिर क्या प्रयोजन, स्वर्ग वही घर है, फिर बात ही अलग है कि पत्नी जो कहे वो पति बिना पूछे करे, और पत्नी जो कहे वो पति बिना पूछे कर पत्नी करे, दोनों एक दूसरे की बात को बिना पूछे बिना काटे मान जाए। लेकिन आज के परिवेश में ये संभव नहीं है, तो ऐसा जो संभव ही नहीं फिर उसकी कल्पना क्यों करें। तो जिसका जो संभव है वो है मतभेद। तो दोनों में बहुत कुछ सिमिलर हो, एक जैसा हो, और फिर दोनों मतभेद आपस में करो, कुछ न कुछ अच्छा उत्पन्न तो कर ही दोगे। विवाह है 2024 में कीजिएगा, ये प्रश्न छूट गया था आपका। बाकी आपके लगभग हर प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया है। देखिए, इस कुंडली में मुझे केवल और केवल अच्छाइयां दिखाई पड़ रही हैं। परेशानियां तो हर कुंडली में होती हैं, आपके में भी है, परंतु मैं इस कुंडली में केवल और केवल अच्छाइयां देख रहा हूं। सबसे बड़ी अच्छाई देवगुरु का लग्न पर देखना, सूर्य का केंद्र में होना, वो भी केतु के साथ, ये सब अत्यंत श्रेष्ठ है। चंद्र मंगल योग जन्म कुंडली के पंचम में अगर देखा जाए तो क्या अद्भुत स्थिति है। अगर आपकी चंद्र कुंडली बनाई जाएगी तो सप्तमेश सप्तम में ही बैठे पाए जाएंगे। अगर आपकी चंद्र कुंडली बनाए, एक और भी पॉइंट था मेरे दर्शकों के लिए जो ज्योतिष को देख रहे हैं, तो चंद्र कुंडली अगर आप बनाएंगे तो इनका सप्तमेश बुध ही है, जो बुध सप्तम में बैठकर भद्र महापुरुष योग बना रहा है। जब इनका विवाह हुआ तो बुध की ही दशा चल रही थी, वो बुध शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः ये भी कारण था विवाह में विच्छेद का। तो आप विवाह करिए, विवाह के लिए मना नहीं है, परंतु 24 में, और याद रखिएगा कुंडली मिला करके, 24 में भी अप्रैल मई के बाद ही योग आपके लिए आएगा। कुंडली बाकायदा मिला करके और फिर से विवाह करिए। कम से कम ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने वृश्चिक के दाम्पत्य को कभी बहुत खराब नहीं देखा, थोड़ा बहुत मतभेद के साथ इनका दाम्पत्य चल जाता है। और हाँ, तब तक आप अपने गुस्से पर नियंत्रण, हालांकि आप मुख्यतः गुस्से वाले नहीं हैं, मनुष्यगण होने के चलते आपका मुख्य स्वभाव गुस्सा वाला नहीं है, पर वाणी पर कड़वाहट जो है उसमें थोड़ा नियंत्रण लाइए, उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। उपाय के नाम पर मैं आपको क्या उपाय बताऊं? सूर्य की आराधना करिए, खूब सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, ताकि आप जो पदोन्नति, नाम, मान सम्मान, भूमि भवन का सुख चाहते हैं वो सब आपको आसानी से मिल जाए। तो आप वो हमेशा किया करिए। साथ ही साथ केतु की दशा चल रही है तो आपके पास विकल्प है गणेश जी की आराधना करना। गणेश जी की आराधना करते रहिए, उससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नित्य 108 बार जप किया करिए। आपकी लगभग समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी, और हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण भी किया करिए, तो इससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। इस कुंडली में रत्न तो वैसे मैं धारण कराना चाहूं तो आपको शुक्र का भी रत्न धारण कराया जा सकता है, गुरु का भी, मंगल और चंद्रमा, इन सभी ग्रहों का रत्न धारण कराया जा सकता है। परंतु मैं आपको अगर रत्न धारण कराने की तरफ ले चलूं तो एक मोती पहनने की सलाह दूंगा। एक आजीवन मोती आप पहन लीजिए। पता नहीं आपने ये पूछा तो है कि नहीं कि आपने मोती वगैरह पहन रखा है, नहीं पहना तो एक मोती पहन लीजिए आप, सोने की अंगूठी में बनवा करके, सोने में बनवा करके आपको मोती धारण करना है तर्जनी उंगली में, बस और कुछ नहीं करना। सोमवार का ही दिन होगा।
तो प्रिय दर्शकों, ये थी इनकी जन्म कुंडली। आप इस जन्म कुंडली में क्या देख रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? कुछ आप भी इनके लिए विशेष कहना चाहें इनके सुखद भविष्य के लिए तो अवश्य कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।